पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मुश्किल घड़ी में जब इसके ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन गुजर रहा है, आपने सदर बनाया चौधरी परवेज लाई साहब को, उनके ऊपर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने आ रहे और पार्टी का बयानिया क्यों नहीं दे रहे? परवेज लाई के घर में जो हुआ है जी हाँ, उसका पत्थर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है। जी जी, मेरी बीवी अकेली यहाँ पत्थर बंद गाड़ी जी जी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे। यानी देखिए जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि 1 साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। अब वो इधर आ गए कि खौफ फैलाना चाहते हैं। 2 दफा इन्होंने दावा बोला, एक दफा अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आ गया। यानी बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए किस चीज के ऊपर कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासिर शमून खान है। रिहाइश का इमरान खान के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। ये वो रोस्टम है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तरीक साज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत सारे खदशात और हालातों वाक़यात के ऊपर एक नज़रसानी की है। एनपीजी मीडिया रिपोर्टर यासिर शमून ने जब चौधरी परवेज लाई के सदर होने के ऊपर और उनके अचानक मंजर से गायब होने के ऊपर सवाल किया तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या कहने लगे, सुनिए। पहले तो मीडिया का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कल वो सब आ गए और खुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द या चुके हुए। उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा ज़मान पाक के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की, वो क्योंकि आपने सब ने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहाँ कोई दहशतगर्द है, उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लैशनिकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लैशनिकोव्स मिली और पता नहीं कोई और कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो पेट्रोल पंप थे। तो किसी, अब यहाँ कोई आदमी नहीं था तो किसको पता कि वो यहाँ अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहाँ बिठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए। इसलिए आपके आने की वजह से ये हो गया। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज़्यादा अफसोस है, वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की जिसने बड़ी जान मारी है, आमिर कियानी। मुझे बड़ा अफसोस है उसके जाने का, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ कोई बुरा भला ना करे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पर प्रेशर नहीं पड़ा। बिल्कुल सर, पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें फैमिलीज औरतें वहाँ, उनको औरतों को साथ उठा के शेरिया अफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को जो सीन्स आई हैं औरतों के बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये
हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं। सब चीज़ के अंदर क्या चीज़ रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर है, और जिस तरह आप खड़े हैं तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाज़ेह कर दूं क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आज़ादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूँ, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊँ, जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो उन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों, और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूँ कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज़ के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी मुहस्सब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग शहीद हुए, सब के किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई कि और कितने लोग, कितने और शहीद हुए। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई, और वो गोलियों की इंजरी ज्यादा है। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उनका जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर चलाए गए, कोर कमांडर, मैं भी हैरान, ये हुआ क्या? क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है 27 साल में? जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग नहीं जलती। तो ये एकदम क्या हुआ? तो इसका हमें आप, मुझे पूरी तरह अंदाजा है, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए, हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर शेर टेर गैसे करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहाँ जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहाँ हूँ, ये पास ही तो है, 3-4 मील यहाँ से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा हो? कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसको ऊपर कोई बचाने वाला नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे, किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी
डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना। कौन था जिसने अंदर उनको किया है? वही लोग थे जिन्होंने मियाँ वाली के अंदर जहाज चौक पे सब जब वहां पुरअमन एहतजाज कर, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो आगे उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही है कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी कि प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। ये प्लान बनाया हुआ है, ये ख़तरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है, ये ही हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इलेक्शन जो जीत गया था, जो प्राइम मिनिस्टर था, जिसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिशियन ने साजिश की फौज के साथ मिलकर और उसको बजाय प्राइम मिनिस्टर बनाने के उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करवाएगा और मुल्क टूट गया। ये वही प्लान बन रहा है। इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं, तो अब इनको ये नजर आ रहा है कि ना किसी तरह फौज के सामने खड़ा करो। कौन अपनी फौज से लड़ता है मुझे बताएं? अगर फौज से लड़ेगा तो क्या मुल्क ही हारेगा ना? कभी कोई लड़ता है? ये जो सारा कराया जा रहा है, जो उकसाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा? सिर्फ ये पीडीएम को ही फायदा है ना। मुल्क की तो जमहूरियत भी तबाह। अब ये सोच ले कि यहाँ केयर टेकर का अब क्या काम रह गया, इनकी क्या कानूनी हैसियत रह गई? 90 दिन पूरे हो गए। इनका तो काम था इलेक्शन करवाने के लिए आना। इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है? यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है? और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा। अब आज वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं 90 दिन में करवाया, आइन को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलके केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके साजिश की है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ और पहले वही लंदन प्लान का हिस्सा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फ़ायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को? तो सारा तबाह हो रहे हैं इसी प्रोसेस के। खान साहब ये बताइएगा कि शॉर्टली खान साहब ये बताइएगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप जिसकी बातें बाज़गश्त इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही हैं, वो ये है कि 3 साल का एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए, आप कहीं फिक्स हो जाएं और उसके बाद फिर 3 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन हो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अगर 14 मई भी गुजर गई, आने वाले दिन भी गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आपको मिल नहीं रही, पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, NCA का स्कैंडल आपके सर के ऊपर खड़ा है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, कोई भी रास्ता लोगे ना, आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो भी रास्ता लोगे वो पाकिस्तान की तबाही है। मुझे कोई समझा दे, आज किसी दानिश्वर से पूछ लें, आज उसे बता दें कि पाकिस्तान ये ख़ास तौर पे जो माशी दलदल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। आज ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई हो गई है जब श्रीलंका में पब्लिक सड़कों पे आई। तो सवाल ये है कि इससे निकलना कैसे? कोई सारे दानिश्वर आपको एक बात कहेंगे कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन करो ताकि सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर आपकी माशरत ठीक होगी। ये सब कहते हैं। वो पाकिस्तान में किसी लीडर को नहीं मिली, तो
آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دوسرا، بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے، کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کون نہیں مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا۔ یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا، یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے، قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے۔ یہ میرا 27 سال کا ہے بھئی، جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، تب جلاؤ نہیں کیا۔ میری کوئی اس وقت مذاکرات نہیں ہوئی، ہمارا صرف ایک ہی، میں نے شروع سے کہا کہ میں ہر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی ہے، الیکشنز، اور بات کس کی کرنی؟ جو سچویشن تحریک انصاف کے ساتھ بنی ہوئی ہے، صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی اسمبلی سے نکلتے، نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرتے، نہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے، تو ایک آپ منظم طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد کرتے، شاید آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے، کیونکہ الیکشن ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ ایک منٹ، اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین واضح طور پہ جب کہتا ہے کہ جیسی آپ کی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشن ہوگا، اس کے اوپر سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں، سارے پاکستان کے وکیل متفق ہیں، تو ہم نے اپنی اسمبلیز اور نون لیگ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹس دیے کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی اسمبلیز ڈیزالو۔ جب اگلی ٹیم یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ میچ نہیں کھیلنا، تو پھر وہ ٹیکٹیکل ناک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، کیونکہ میچ تو وہ اب کھیل نہیں سکتے۔ خان صاحب میرا سوال ہے، خان صاحب میرا ایک سوال ہے، وہ میں نہیں بھی کہہ سکتا کیونکہ ٹائم کچھ ایسا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے لوگ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب مشکل، کیونکہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا ہے، پریشر پڑا ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ خان صاحب مشکل کے اس وقت میں، خان صاحب مشکل کے اس وقت میں ابھی آپ نے کہا کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، جو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلاف ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، تو ہم ملک کی تباہی دیکھیں مستقبل میں۔ دیکھیں اب میرے خلاف ہے کون، ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو، یہ تو انہی کی بات ہے۔ دیکھیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں، یا آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں، کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں۔ خان صاحب میرا ایک سوال ہے، خان صاحب میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اس مشکل گھڑی میں جب اس کے اوپر سخت ترین کریک ڈاؤن گزر رہا ہے، آپ نے صدر بنایا چودھری پرویز لائی صاحب کو، ان کے اوپر تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے اور پارٹی کا بیانیہ کیوں نہیں دے رہے؟ پہلے بھائیان پہلے سوال پوچھنا دو۔ پرویز لائی کے گھر میں جو ہوا ہے، جی ہاں، اس کا پتھر بند گاڑی نے اس کا گھر توڑا ہے، جو عورتوں سے ہوا ہے، جس طرح کا وہ، یعنی کیونکہ مجھے تو پتا ہے میرے گھر میں وہ ہوا ہے، میری بیوی اکیلی یہاں پتھر بند گاڑی نے دروازہ توڑا اور یہاں 40 پولیس والے چاروں اوپر نیچے، یعنی دیکھیں جو یہ کیا جا رہا ہے نا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے اچیو کیا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے صرف ایک ہی سمجھ آ رہی ہے کہ 1 سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ ادھر آ گئے ہیں کہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں، اچھا کسی طرح خوف اتنا پھیل جائے عورتوں سے، جو دیکھیں لوگوں کو، مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ آیا نا، دیکھیں میں نے لوگوں سے بات کی اپنے، میں تو جب سے نکلا ہوں میں اپنی، جو جیل میں ابھی تک نہیں ہے، وہ بیچارے ساتھ انڈر گراؤنڈ ہی ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں لوگ اپنے اوپر مشکلات برداشت کر لیتے ہیں، لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی نہیں بیچارہ ٹالریٹ کر سکتا۔ مجھے جو تکلیف ہوئی، مجھے کوئی تکلیف جیل میں جا کے جو بھی ہوتا ہے، گولیاں بھی لگی، لیکن میری بیوی اکیلی گھر میں،
2 दफा इन्होंने दावा बोला, एक दफा अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आ गया। बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए किस चीज के ऊपर कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ। ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक और ट्रस्टी भी किसका, अल कादर का उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है। उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है जिनके ऊपर 10 साल की कैद लगाई जाएगी? खान साहब, उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है जिनके ऊपर कैद लगाई जा रही है?